जी, so anyone else here? All right, Alice, just give me a moment. फिर मैं question 24 और 26 कर देता हूँ. Okay, Basil is there. ठीक है, बासिल जरा चेक कर लेना. रूहुल्ला आप भी चेक कर लो. सो आई थिंक बासिल का तो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, ऑन हो गया है. ठीक है. रूहुल्ला जरा क्वेश्चंस का फॉर्मेट याद रख ले यार, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर से वो आगे चले जाएंगे ना. सो आई थिंक अलीजे ने कहे थे और अभी शायद दानियाल ने पूछा है. सो तुम जरा क्वेश्चन का सीक्वेंस रख लेना, तो मैं एक साथ पहले करा दूं, फिर इसके बाद मुझे आगे थ्योरी करानी है. सो guys, for those of you who have already joined in now, I'll just wait for a couple of minutes. तब तक बाकी लोग आ जाएं, तब तक क्वेश्चंस एड्रेस कर दो. तो प्लीज एवरीवन पे सेट करके मैसेज कर दो, ताकि जूला एक ट्रैक रख ले. रूला वो मुझे बताता रहेगा, मैं वो वाली स्लाइड ओपन करके क्वेश्चन करा दूंगा. वंस आई एम डन विद दीस क्वेश्चंस ना, सो आई वाज प्लानिंग कि आज फिर मैं अपथ्रस्ट और होपफुली प्रेशर की थ्योरी करा दूंगा. सो क्वेश्चंस पहले गो थ्रू कर लो, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ. नहीं हुसैन, आज इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे प्रेशर. वालेकुम सलाम मोमिल. ठीक है. सो रूहुल्ला, तुमने मुझे एड्रेस करना है यार, बताते जाना बेटा. वालेकुम सलाम अनूर बेटा. सो अब आई थिंक वो एवरीवन पे तुम लोग सेट कर देना मैसेजेस को, ताकि ये है कि व्हाइल आई एम डूइंग द क्वेश्चन ना, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी, तो साथ साथ पूछ लीजिएगा. तो कमेंट सेक्शन को एवरीवन पे सेट कर देना. और फर्स्ट वन इज 7. गाइस, दानियाल तुम्हें एवरीवन पे सेट करके दोबारा लिखना पड़ेगा. सो रूहुल्ला नोज ना कि कौन से वाले क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो. पहले मैं 7th वाला देखूं. तो एक सेकेंड ना, स्क्रीन आपके पास लैंडस्केप मोड में आ जाए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट बिफोर आई स्टार्ट. तब तक 7th वाला रीड कर लो, इन केस इफ यू हैवंट रेड इट. ऑल राइट. सो ठीक है यार, 7th के अंदर द वेट इज गिवन टू यू विच इज 100 न्यूटन्स. मैं वेट को सेंटर में मार्क कर देता हूँ. अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वर्किंग कर लेता हूँ. तो दिस इज व्हाट आई शुड एंड अप गेटिंग. द एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट should be 10 multiplied by 0.6. Then the other anti-clockwise turning effect should be 100 multiplied by 0.1. So anti-clockwise की total value 16 हो जाएगी. Now let's go for the clockwise turning effect. So the clockwise turning effect is 20 multiplied by 0.4, which is only 8. अब मैं conclusion लिख लेता हूँ. So to balance,
I need an extra 8 Newton meter in clockwise direction. And the question is asking me, where should I place the 20 Newton force? So if I place my 20 Newton force at the same point where the previous 20 Newton force was placed, इसको मैंने dark करके बना दिया है. So if I place the new 20 Newton force where the previous Newton force positioned, so I'll get the answer, which is also hence आपकी balancing हो जाएगी. Calculation through. Okay, so anti-clockwise was 16. Clockwise was just, so the conclusion was, to balance, I need an extra 8 Newton meter in the clockwise direction. So if I place the 20 Newton force at the same position D, जहाँ पे previous वाला 20 Newton का force पड़ा हुआ था. So this 20 Newton force, the extra weight, is also going to produce the same turning effect of 8, ताकि दोनों 8 और 8 add up करके आपकी 16 वाली value के साथ balance out हो जाएंगे. सही? यार हारिस ने लिखा है स्क्रीन नॉट विजिबल. सो यार मुझे आइडिया नहीं है, मे बी हारिस का कोई ग्लिच होगा. तो हारिस इफ यू आर देयर, आई थिंक बाकी सारे लोगों की तो स्क्रीन शेयर हो रही है. सो मुझे लग रहा है शायद तुम्हारे एंड पे कोई इश्यू होगा. मैं पहले हसन को आंसर दे दूं. हसन ने पूछा हुआ इफ दे आस्क, यार एवरीवन पे सेट करके कमेंट किया करो यार. इफ दे आस्क हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू बैलेंस, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता. बैलेंसिंग हमेशा टर्निंग इफेक्ट के लिए होती है ना. सो हसन, वो क्वेश्चन बनने का सेंस नहीं बनेगा. सो टर्निंग इफेक्ट के अंदर दे कैन नॉट आस्क यू हाउ मच फोर्स इज नीडेड. रादर द वर्डिंग शुड ऑलवेज बी टर्निंग इफेक्ट कितना चाहिए होगा बैलेंस करने के लिए. ऑलराइट, तब तक मुझे अगला वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा यार, मैं वर्किंग कर लूं. हाँ, मुझे भी ये लग रहा था कि स्क्रीन तो विजिबल है. आई थिंक वो शायद उसने वापस ज्वाइन किया है. ठीक है, मेरे पास स्क्रीन पे 19 आ रहा है. थैंक यू रोला. 19 के लिए आई जस्ट नीड टू शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो स्क्रीन पे आपके पास 19 आ गया होगा. आई स्टार्ट विद द वर्किंग, आप लोग देख लो. सो इन द क्वेश्चन इट सेज, मैं रीड करते जा रहा हूँ. A uniform meter rule whose mass is 100 grams is pivoted at the 40 centimeters mark and a string is positioned at the 100 centimeters mark. It then says the string passes over a smooth pulley and carries a mass of 20 grams as shown. At what mark should we place 50 grams in order to balance out the rule? तो पहले इसका weight mark कर लूं. The weight should be in the middle. So the weight at 100 grams and the weight should be at the 50 mark. मैंने weight पहले mark कर लिया. अच्छा, next चीज, this 20 Newton, rather this 20 grams will apply an upward force the way I am marking. So मैंने 20 grams को upwards show कर दिया है. So the weight of the 20 gram mass will pull the right hand side down. मैंने arrow बना दिया है. So the 20 gram weight is going to try and pull it downwards. So string के ऊपर जो impact होगा, the string will get pulled upwards. See, so the weight is going to apply a downward force. So the string from the other side of the pulley will get pulled upwards. अब मैं working start करता हूँ. My clockwise turning effect
will be 100 multiplied by 10. That's 1,000. My anti-clockwise turning effect will be 20 multiplied by 60. That's 1,200. So my conclusion is I need extra 200 to obtain equilibrium. So the question was asking me, where should I place the 50 grams? So if I need an extra 200 to balance out the effect, in the ideal position would be कि I should place the 50 grams. कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और डार्क हो जाएगा. Okay, so as I was saying, the question is asking me कि मुझे 50 grams कहाँ पर लगाना पड़ेगा balancing act create करने के लिए. So if I place the 50 grams, which I'm doing right now, precisely at 44. And in case if you're wondering कि मैंने 44 पे क्यों लगाया, so this also produce a clockwise turning effect. And the value of the clockwise turning effect will be 50 times 4. तो जो extra 200 मुझे चाहिए था ना, वो मेरे पास इस तरीके से generate हो जाएगा. ठीक है, so let me repeat myself again. The weight shown with the black marker was creating a clockwise movement, which was 100 multiplied by 10,000. The red colored force, 20 grams, was producing an anti-clockwise turning effect. That was 20 into 60, 1200. So there was a difference of 200, which I had to generate in order to maintain equilibrium. So the question was asking me, where should I place the 50 grams mass? So if I place the 50 grams at 44 mark, then 50 times 4, which is equal to 200, इससे I'll be able to generate a clockwise turning effect and consequently मेरे पास balancing act create हो जाएगा. ठीक है. खिजर ने पूछा why did I multiply it by 60? Pivot check करो खिजर कहाँ बना हुआ है. 40 पे pivot है. So 100 minus 40 करोगे तो 60 हो जाएगा ना बेटा. अमीना ने पूछा हुआ I did not understand how we place 100 at 50. बेटा फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन के लिखा हुआ है. It's a uniform meter rule. आप लोग शायद क्वेश्चन रीड नहीं करते हो. So if it's a uniform meter rule whose mass is 100 grams, so मैंने इसको सेंटर में मार्क कर दिया ना, which is 50. Okay, the second question जो अमीना ने पूछा हुआ है, won't we convert mass to force? मुझे जरूरत नहीं थी because all the masses were in grams. So I can get away with not converting it into force because they were all in grams. तो kind of balancing effect हो जाएगा. But वैसे you are right कि अगर 2 ग्राम्स में होते ना और 1 न्यूटन्स में होता तो आई गेस फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ता. ठीक है. दानियल ने पूछा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इट्स अज्यूम नॉलेज. अज्यूम नॉलेज का मतलब है जो ओ लेवल्स में किया हुआ था ना, वो आपको बस पता होना चाहिए. ऑलराइट गाइस, इसका कोई और पॉइंट अगर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं. अच्छा, किसी ने पूछा था व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई बाय 60. आई बिलीव उसका आंसर मैंने दे दिया है. ऑलराइट, 9 है, सो आई नीड टू गो बैक. ठीक है. 9th की वर्डिंग्स देख लेना. इट्स मोर ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर लार्जेस्ट turning effect, comma, force must be perpendicular to distance. For this to happen, theta must be 0. पहले जरा मेरी वर्डिंग्स देख लो. For largest turning effect, force must be perpendicular to the distance. I'm drawing the force such that it becomes perpendicular to the distance. So the force should be vertical basically.
And for that to happen, theta must be 0. Diagram se check कीजिएगा. If the force becomes vertical, then the angle theta will reduce to 0. So the first statement regarding theta. So theta should be small. Achha, the next statement. What about force and what about distance? So force should be largest. Distance must also be largest, so that the moments is also largest. So largest force, largest distance. And since we want force to be perpendicular to the distance, so for that to happen, the angle theta must be restricted, in this case, to 0. Okay, अमीना ने क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था. सही है, हो गया. बिल्कुल. अगला वाला रूहुल्ला भाई. रूहुल्ला बेचारा मुझे गालियां देता होगा कि यार सर ने जो है ना वो मेरा नाम याद रख लिया है, सारा काम मुझे दे रहे होते हैं. तो वो एक्चुअली रूहुल्ला मेरे लिए बस थोड़ा सा बेटा कन्वीनियंट हो जाता है 24, क्योंकि वो मुझे फिर स्क्रीन पे बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करना पड़ता. 24th and 26th. थैंक यू यार रूहुल्ला. The 24th वाला पहले देख लो, then I'll move on to 26. So the question is asking you, on which hook must a fourth ring be placed in order to achieve balancing? Okay, working करते हैं. There are two rings, so I can collectively assume the total mass as 2m. ठीक है, two rings के लिए मैंने 2m assume कर लिया. And there is one ring on the other side, so I can assume the mass as m. अब clockwise anti-clockwise कर लेता हूँ. The two rings will produce a clockwise turning effect. So clockwise का answer will be two rings. So I've taken that as 2m multiplied by the distance. Distance is 13 minus 8. So clockwise का result इतना आ जाएगा. कोई नंबर रिपीट करना हो ना तो आप देखते जाइएगा. अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेता हूँ. That's the red one. Mass is m. Distance will be 8 minus 1. So this is 7m. अब कंपेयर कर लो. तो आई थिंक इसका कंक्लूजन ये बनेगा कि to balance I need extra 3m in anti-clockwise direction. तो clockwise 10 था ना, 10m, और anti-clockwise था 7m. So to balance it out, I need extra 3m in the anti-clockwise direction. The question is asking the ring को कहाँ पर लगाएंगे. So 3m चाहिए. I believe ये best position होगी. मैंने रिंग बना दी है. मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूँ. होपफुली आप अग्री करोगे. So m multiplied by 8 minus 5. So this will give me 3m in the anti-clockwise direction. हाँ जी. So the question was asking you extra ring कहाँ पे लगानी है. So it was 10m clockwise against 7m anti-clockwise. So my conclusion was, to get the balancing effect, I need an extra 3m in the anti-clockwise direction. So position number 5 seems to be the best choice because that would produce 3m in the anti-clockwise direction. हमजा ने सही लिखा हुआ है fifth hook. ठीक है, ये 24 था. नेक्स्ट रूहुल्ला ने 26 बोला था.
आई थिंक मुझे इसको वर्टिकल करना पड़ेगा. So let me just erase it. I have a feeling I did this question because मुझे शायद याद आ रहा है. Maybe I'm wrong. Okay. So anyways, लिख देता हूँ. So what I did was मैंने इसी डायग्राम का फ्रंट व्यू बनाया है. अगर आप फ्रंट व्यू को चेक करेंगे, so the weight through the center, weight is W, and the pivot. So the distance is given to you from the diagram, I believe, as L upon 4. So I've marked the weight and I've marked the perpendicular distance from the pivot. So based on this diagram, I know that my turning effect is coming out to be W multiplied by L upon 4, and the direction is anti-clockwise. So the question was asking us, if you read the wordings, the question was asking us, what should be the turning effect that will now be needed to stop the cube from toppling? So it's creating an anti-clockwise turning effect whose value is W times L upon 4. So to stop it from toppling, I must apply the same amount, but in the reverse direction, that is clockwise. Okay, so the turning effect produced was W times L upon 4 anti-clockwise. The question was asking us, we need to stop it from toppling. What needs to be done? So in order to stop it from toppling, I need to apply the same turning effect, but in the opposite direction. So W times L upon 4 in the clockwise direction, which I believe D आंसर आ जाएगा. और मुझे याद आ गया हमने लास्ट क्लास में किया था. हाँ जी, 30 आ गया है, इसी पेज पर होगा. आई हैव अ फीलिंग शायद ये भी किया था. शायद मुझे डायग्राम से याद आ रहा है. So अमीना, मैं क्विकली आपको रिपीट कर दूं. The question is asking you which of the object cannot be in equilibrium. बेटा लास्ट क्लास में हमने मोमेंट्स की थ्योरी में ये किया था कि for equilibrium to be established, the line of action of all the three forces must pass through the same common point. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसके सारे फोर्सेस को अगर तुम एक्सटेंड करोगी तो वो सारे के सारे फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट होने चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन मीट करेगा. अगर तुम ऑप्शन नंबर ए देखो, where they are asking you which of the diagram cannot be in equilibrium, तो अगर आप तीनों की लाइंस को एक्सटेंड करोगी, और मैं ये रेड कलर के मार्कर से एक्सटेंड कर रहा हूँ, काफी प्रोमिनेंटली तुम्हें नजर भी आ जाएगा. So I've extended the first force, I've extended the second force, and I've extended the third force. And clearly enough, they don't appear to be meeting at the same common point, which means that the object cannot be classified to be in a state of equilibrium. हाँ, मुझे इसलिए याद आया था क्योंकि वो डायग्राम बना हुआ था ना, तो मुझे इसलिए रूल याद आया बिकॉज आई रिमेंबर्ड मेकिंग डॉटेड लाइंस. अलीजा ने पूछा हुआ है 33 एंड 34, सो आई हैव टू शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ये 30 था. 32, 33, 34 का सीक्वेंस कर देता हूँ. पहले 32 करा दूंगा. तो 32 के लिए शिफ्ट कर दूं.
अच्छा 32 में एक इशू होता है, बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और आई थिंक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उन्होंने एक गलती की हुई होती है। uh, वो किलोग्राम्स को न्यूटन्स में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। सो दे फेल टू मल्टीप्लाई केजी विद 9.81। नॉर्मली ये गलती होती है। तो सिंस द आंसर इज गिवन टू यू इज न्यूटन्स, ऑल द आंसर्स आर इन न्यूटन, तो जस्ट रिमेंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं स्टार्ट कर लूंगा 32 वाला। बट यूजली एज आई सेड कि ओके आई डिड द सेम। बाय आई डिड द सेम यू मीन कि तुमने वही गलती करी है ना जो मैंने बोला है, अमीना। हाँ, तो आई गेस यही एक मिस्टेक होती है इसे, क्योंकि अमीना सारे आंसर्स न्यूटन्स में हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना मैंडेटरी होगा। तो आई गेस हाँ, रिपीट दोबारा, मतलब दोबारा ट्राई कर लेना। आई डोंट थिंक तुम्हारी वर्किंग में इशू होगा। इट वुड जस्ट बी दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये नॉर्मली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, मैं 33 पर आ रहा हूँ। आई हैव अ फीलिंग 33 भी किया था। क्या हो गया है गाइस, मैंने करवाए थे ये वाले क्वेश्चंस। मैं रिपीट कर दूंगा। सो अगेन 33 के अंदर द क्वेश्चन इज सेइंग कि यार आपको शो करना है किस डायग्राम के अंदर योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। इनफैक्ट इसका आंसर मुझे याद है, तहमिया ने लिखा था मेरी स्क्रीन के ऊपर। आई डोंट नो वेदर तहमिया इज देयर और नॉट टुडे। लेट मी सी, क्योंकि मुझे, हाँ तहमिया इज देयर। तहमिया, मैं राइट? इसका आंसर शायद तुमने कमेंट्स में सजेस्ट किया था, मुझे याद आ रहा है। ओके, सो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है? तो वंस अगेन let's extend all these forces to see in which diagram would you expect them to meet at a common point. So I believe एक B का ऑप्शन हो सकता है, और आई गेस एक D का भी ऑप्शन शायद हो सकता है। These are the only two options where you would expect the two forces to be meeting at a common point, either B or D. Now D is incorrect because both S and R are pointing rightwards. Therefore, no possibility of balance. डायग्राम चेक करेंगे तो आई थिंक क्लियरली नजर आ जाएगा कि D कैन नॉट बी द ऑप्शन, बिकॉज इन D both forces S and R are pointing to the right. तो बैलेंसिंग करने के लिए जरूरी होगा ना कि अगर कोई राइटवर्ड फोर्स हो तो उसको बैलेंस करने के लिए एक लेफ्टवर्ड फोर्स भी होना चाहिए। सो R के अंदर, D के अंदर एक्चुअली, D वाले ऑप्शन के अंदर both R and S are pointing on the right hand side. Consequently बैलेंसिंग अचीव नहीं हो सकेगा। B seems to be, the second option B seems to be a more reasonable option, because इसके अंदर one force points to the right. So to balance it out, we certainly have another force pointing to the left as well. Right versus left, balancing act हो जाएगा। Okay, so B appears to be a more appropriate option, because one force to the right can kind of get balanced out with one force on the left. Last option में नहीं हो सकता था, because they were both pointing rightwards. Hence, balancing achieve करना possible नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आंसर विल बी बी। मुझे एक्चुअली याद था कि तैमिया ने आंसर दिया था इसका। 34 वॉज इट? फिर मैं आगे थ्योरी करा दूं। जी रोहल्ला, मैं एक्चुअली भूल गया, 34 था। ऑल राइट यार, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कितना वर्टिकल फोर्स चाहिए होगा। आज इंडिया हार गया ना, आई एम जस्ट सो हैप्पी सीइंग देम लूजिंग मिजरेबली। ऑस्ट्रेलिया सही तरीके से उनके साथ बराबर कर रहा है हिसाब किताब। ऑल्दो मैंने मैच देखा नहीं, लेकिन आई जस्ट काइंड ऑफ फील ओवरजॉयड विद द आइडिया कि इंडिया को जबरदस्त तरीके से मार रहा है वो।
अब तीसरे वाले मैच में आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 400 का नंबर क्रॉस हो जाए. आई थिंक दे मेड 390 odd runs or 389 today. So must have been a good match. बहुत मारा होगा. Okay. So vertical force F निकालना है. Needed in the biceps. So working देखते हैं. यार पिवट आपको यहाँ दिया हुआ है. मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि पिवट थोड़ा सा नजर आ जाए, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड अकॉर्डिंगली. सो मैं फोर्सेस को शो कर रहा हूँ, आप देख लो. 20 न्यूटन्स क्लॉकवाइज, दैट्स द रेड वन. 100 न्यूटन्स also clockwise, again the red one. And F anti-clockwise about the pivot. So I have marked the pivot with the red dot. 20 newtons clockwise, red. 100 newtons also clockwise, still red. And the force F, उसको maroon से show किया है, that's the anti-clockwise. Equation बना देता हूँ. So 20 times distance is 10, so I'll go with 0.1. अगर आप गलती से कन्वर्ट करना इस क्वेश्चन में भूल जाते हो ना, तो मसला नहीं है, बिकॉज all distances are in centimeters, so काम चल जाएगा even if you fail to convert it. कर लो तो याद रह जाएगा. अच्छा, 100 multiplied by 0.32, and this should get balanced out with the third force F. Distance is 4, so 0.04. मैंने वैसे कन्वर्ट कर दिया है, बट एज ए सेड रेलिवेंट नहीं है. अगर आप कन्वर्शन भूल जाते हो तो भी मसला नहीं है, यू विल स्टिल एंड अप गेटिंग द आंसर. हाँ, इंडिया लॉस्ट मिजरेबली आई गेस. काफी बुरा हारा है. 850. थैंक यू नकवी. ऑलराइट, सो यार अब मुझे आगे थ्योरी करानी है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आई गेस. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट वगैरह किया था. तो आज जो है ना, वो प्रेशर की वर्किंग करनी है और अपथ्रस्ट की करनी है. अपथ्रस्ट में ज्यादा थ्योरी नहीं है. पहले वो करा देता हूँ, जस्ट 2 फॉर्मूलाज. और प्रेशर के अंदर द सेम थ्योरी एज ओ लेवल्स. सो क्विकली दोनों चीजें करा दूं, फिर अगर टाइम मिलेगा ना तो उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेंगे. सो अपथ्रस्ट की वर्किंग पहले करा दूं और इसके फॉर्मूलाज पहले डिस्कस कर लो. अच्छा, फॉर्मूलाज रीसेंट पेपर्स में अब बहुत ज्यादा दफा पूछते नहीं है, बट नॉनदलेस दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो जरा याद जरूर रख लीजिएगा फॉर्मूलाज को. सो स्टार्टिंग विद द वर्किंग, एज इन हाउ डू वी डिफाइन द टर्म अपथ्रस्ट. वर्डिंग साथ साथ देख लेना. In terms of definition, upthrust is defined as the upward force which is experienced by any object if it is immersed in a fluid. So whenever you place any object in a fluid, that fluid could be water, that fluid could be mercury, that fluid can even be air, any fluid for that matter. So a fluid has a natural tendency of applying an upward force on that object. Why? We'll see that in a moment. This upward force, which is applied by the fluid on an object which is immersed in it, is known as upthrust. So up referring to the direction, thrust, another name given to force. So kind of makes sense. Upthrust, hence upward force. कौन exert करेगा? Fluid. किसके ऊपर exert करेगा? Object के ऊपर. कब exert करेगा? जब आप object को fluid के अंदर immerse करोगे. The question does arise कि upthrust क्यों act करता है? तो remember O levels के अंदर तुम लोग ये property पढ़ते थे कि pressure increases with the depth, जिसका मतलब ये होता था कि आप किसी फ्लूइड में जितना डीप जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो इन द डायग्राम व्हिच आई हैव कंस्ट्रक्टेड, आई एम श्योर यू वुड एग्री कि अगर मैं प्रेशर को डायग्रामेटिकली शो करूं, तो सिंस प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ, दैट मींस द डीपर द ऑब्जेक्ट द मोर द प्रेशर. तो इसकी बेसिस पे आई एम श्योर आप अग्री करोगे कि बॉटम के ऊपर द फ्लूइड इज गोइंग टू एक्सर्ट मोर प्रेशर
बिकॉज बॉटम की डेप्थ ज्यादा है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉटम सरफेस, उसमें मैंने ज्यादा एरोज बना दिए हैं बिकॉज बॉटम इज एट अ ग्रेटर डेप्थ एंड प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ. और टॉप वाले सरफेस पर मैं थोड़े से कम एरोज बनाता हूँ, जस्ट सो दैट यू नो कि बॉटम के ऊपर फ्लूइड हमेशा ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर टू द टॉप, बिकॉज बॉटम इज एट अ ग्रेटर डेप्थ एज कंपेयर टू द टॉप. मैंने सिंबल्स को साथ में लिख दिया है. um, तलहा ने लिखा हुआ है why is the pressure applied upwards. तलहा, लिक्विड नीचे है ना, सो बॉटम वाले सरफेस के नीचे लिक्विड है, तो कॉन्सिक्वेंटली वो लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा ना. द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द बॉटम सरफेस, तो वो नीचे हैं, इसीलिए वो अपवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे. डाउनवर्ड्स तो अप्लाई नहीं कर सकते ना तला, क्योंकि लिक्विड इज बिलो द ऑब्जेक्ट, सो वो तो अपवर्ड ही प्रेशर अप्लाई करेगा ना बेटा. और टॉप वाले सरफेस के ऊपर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर अबव द टॉप सरफेस, तो वो डाउनवर्ड्स प्रेशर अप्लाई करेंगे. आर यू ओके विद दिस? और द बॉटम फेस द लिक्विड इज बिलो, मगर what makes them apply pressure upwards when naturally gravity acts on them. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव तो नहीं कर रहे हैं ना बेटा, तो ग्रेविटी का तो कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा. लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम इन दिस मैनर, शायद आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए अंडरस्टैंड करना. ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बेटा नीचे बना रहा हूं. ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बेटा बॉटम वाले सरफेस पे हिट करेंगे ना, या बम्बार्ड करेंगे. तो अगर तुम मानते हो कि यार बॉटम वाले सरफेस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के बॉटम फेस पे बम्बार्ड करेंगे, तो प्रेशर तो अपवर्ड्स ही लगेगा ना बेटा. मैं वापस महानूर जो मैंने कहा था मैंने वापस रिपीट कर दिया यार, कि देयर आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिलो, these liquid molecules will bombard on the bottom surface of the object. So I'm drawing these liquid molecules. I'm drawing with an arrow the fact that the liquid molecules will bombard on the bottom surface. So so इस pressure का नाम मैंने रखा था the pressure exerted by the liquid on the bottom surface, and I labeled that pressure on the diagram as PB, pressure exerted on the bottom surface by the fluid. ठीक है. तैमिया बेटा, मैं जो समझा रहा हूँ पहले मैं वो काम करा दूं. आप तो कहाँ पहुंच गए. इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इनटू वाटर, मैं पहले अपथ्रस्ट से समझा दूं ना बेटा. आप मुझे बीच में टोक रहे होते हो इतने अनऑकवर्ड तरीके से कि जिसके अंदर मैं एक चीज समझा रहा होता हूँ, तब तक तहमिया आप दूसरी कोई बात कर रहे हो जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ. अभी तो एयर रेजिस्टेंस की बात भी नहीं करी है. जब मैं आ जाऊंगा उसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ. अच्छा, सिमिलरली मैं टॉप वाले सरफेस के ऊपर एरोस बना दूं. सो दिस इज द प्रेशर exerted by the liquid on the top surface. So तैमिया जो क्वेश्चन है ना आपका एयर रेजिस्टेंस वाला, वो भी थोड़ा सा आगे बेटा मैं मूव करूंगा ना फॉर्मूलाज कराकर, आई थिंक वो इन बिटवीन ही आ जाएगा आंसर. So my statement over here is PB refers to the pressure exerted on the bottom face. PT is the pressure exerted on the top face. अब since pressure at the bottom is greater as compared to the pressure at the top, bottom पे क्यों pressure ज्यादा है? Once again because liquid का pressure depth के साथ increase करता है, तो बॉटम पे लिक्विड हमेशा ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर टू द टॉप. ठीक है. सो सिंस प्रेशर एट द बॉटम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द प्रेशर एट द टॉप, देयरफॉर दिस डिफरेंस इन प्रेशर between the top and the bottom surface exerts an upward force. तो बॉटम पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है as compared to the top surface. Therefore, this difference in pressure between the top and the bottom surface will exert an upward force on the object, and this upward force is known as upthrust. सही.
मैं नकवी को पहले आंसर दे दूं. What about gas? Will pressure at the bottom still be greater? हाँ, कोई भी fluid हो, gas is also an example of a fluid. So whether it's gas or it's liquid, bottom के ऊपर हमेशा ज्यादा pressure लगेगा as compared to the top. So that difference in pressure is going to exert an upward force on the object, and this upward force is referred to by the term upthrust. ठीक है? So in the exams, if they ask you the reason as to why upthrust acts, हारिस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर रह गया है, आ जाएगा in a while. ठीक है? तलहा ने पूछा हुआ है, what generates the upward force? मतलब सर उनको क्या मसला था कि वो ऊपर प्रेशर अप्लाई करें? यार मैं समझा नहीं. लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना तला. एंड द लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ये भी ओ लेवल्स में पढ़ा था. तो जो लिक्विड आपके ऑब्जेक्ट के नीचे है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ टकराएंगे तो प्रेशर तो लगेगा ना बेटा, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब याद आ गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वाली वर्डिंग्स देख लीजिएगा. सो गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन को होल्ड कर लो, मैं एक एक करके कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के आंसर्स खुद ही आ जाएंगे. सो तैमिया का क्वेश्चन रह गया है, वो अभी आ जाएगा. और आई थिंक किसी एक और स्टूडेंट का भी रह गया था क्वेश्चन, वो भी आगे चल के डिस्कशन में आ जाएगा. अब जो अगला क्वेश्चन अराइज करता है दैट इज, इफ दे जस्ट आस्क यू कि अपथ्रस्ट क्यों एक्ट करता है, तो योर आंसर शुड जस्ट बी द रीजन एज टू व्हाई अपथ्रस्ट एक्ट्स इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर. आपकी स्क्रीन पर आ जाए ना, फिर मैं रीड कर लूं. जी, so if the question asks you why upthrust acts, so the reason as to why upthrust acts is because of pressure difference between the top and the bottom surfaces. So next चीज ये कि हम upthrust को calculate कैसे कर सकते हैं. So basically there are two formulas for calculating upthrust. Yes, Mahin, you can say जो statement माहीन आपने लिखा है ना वो सही है बेटा. Okay, so अब formulas कौन से हैं for calculating upthrust. अच्छा, इनकी derivation नहीं है. So formulas बस देख लीजिएगा और जरा डायग्राम को चेक कर लें और फॉर्मूले की वर्डिंग्स को देख लें. मैं डायग्राम के ऊपर पहले लेबलिंग कर दूं. सो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अपथ्रस्ट इज, देख लीजिएगा, प्रेशर एट द बॉटम माइनस द प्रेशर एट द टॉप, सो द डिफरेंस इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ए रिफर्स टू द एरिया. मैंने डायग्राम पे शो कर दिया है. सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस. मैंने एरिया को डायग्राम पे लेबल कर दिया है और प्रेशर एट द बॉटम को भी लेबल कर दिया है, प्रेशर एट द टॉप को भी लेबल कर दिया है. सो पीबी माइनस पीटी मल्टीप्लाइड बाय ए refers to the area of the top slash bottom faces, provided that the areas are identical. तो अगर टॉप और बॉटम का एरिया इक्वल हो, जो जरूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन अगर इक्वल हो, then we go with the first formula, which is pressure difference multiplied by the area, provided that the areas are identical. If not equal, जो रूहुल्ला पूछ रहा है, तो फिर उसके लिए अगर नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा. मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि सेकंड वाला फॉर्मूला भी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाए और उसके सिंबल्स भी नजर आ जाए. एक सेकंड रुकिएगा जी. आई थिंक अब आपके पास आ गए होंगे. तो व्हाट इफ द एरियाज आर नॉन आइडेंटिकल. ठीक है, तो अगर टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इक्वल ना हो तो फिर क्या करेंगे? देन इन दैट केस द फर्स्ट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. फिर उसकी जगह अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला है और इसके सिंबल्स भी देख लेते हैं. तो सेकंड फॉर्मूला याद रख लीजिएगा प्लीज, दोनों फॉर्मूलाज इज डिनोटेड एज फॉलोज. अच्छा, डेरिवेशन नहीं है दोनों फॉर्मूलाज की, बस मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख लिए हैं.
ऑन एंड ऑफ कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम से, तो आई गेस याद रख लीजिएगा. So the second formula, in situations when the area of the top and the area of the bottom are not identical. The symbols देख लीजिएगा. Rho F refers to the density of the fluid. ठीक है. Fluid refers to the substance जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया हुआ है. So that fluid can be air, that fluid can be mercury, that fluid can be water, whatever. So rho F is the density of the fluid. G is the acceleration of free fall. And VO is the volume of the object. ठीक है. So the first formula, pressure difference between the bottom and the top multiplied by the area of the face. And that formula is applicable provided that the area of the top and the area of the bottom are both identical. And if the areas are not identical, तो फिर first वाला formula use नहीं हो सकता. Then we have to shift and move on to the second result. So the second formula for upthrust, जो ज़्यादा exam में use होता है, is rho F referring to the density of the fluid, multiplied by G, multiplied by the volume of the object. तो जरा symbols देख लीजिएगा. मैंने symbols की explanation यहाँ पे लिखी हुई है. अब पहला क्वेश्चन जो आई थिंक किसी ने पूछा हुआ था ना, पहले मैं उसका आंसर दे दूं, और फिर आई थिंक तहमिया वाले जो क्वेश्चंस थे ना, उसके आंसर्स आगे चलकर आ जाएंगे. सो मैं हाईलाइटेड लाइंस को इरेज नहीं कर रहा हूँ. फॉर्मूलाज आई एम होपिंग कि आपको याद रह जाएंगे. तो पहले एक क्वेश्चन आई थिंक किसी ने ये पूछा हुआ था कि हाउ डू वी डिटरमिन, इसको मैं ऐसे साइड नोट लिख देता हूँ. हाउ डू वी डिटरमिन whether an object will float or sink. So to understand this, कि हम कैसे जज करेंगे whether an object is going to float or is the object going to sink. तो इमेजिन करें कि आपका ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है. As you can see in this diagram, it's not moving. So if I ask you to mark the forces, surely one of the force is going to be the weight and the other force is going to be the upthrust. There is a continuous competition going on between these two forces. So weight against upthrust आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं. Provided that the object is in a resting position, weight लग रहा है downwards, upthrust लग रहा है upwards. अब basically इन दोनों का competition होगा. And if weight is greater than the upthrust, तो surely फिर आपका object sink होना शुरू हो जाएगा. And if upthrust is greater than the weight, तो फिर आपका object float कर जाएगा. So why do some objects sink versus other objects float? उसका reason simple है कि there is a competition going on between weight and upthrust. जिसका magnitude ज्यादा होता है वो win कर जाता है. जिसमें weight ज्यादा होगा वो sink कर जाएगा. जिसमें upthrust ज्यादा होगा वो float कर जाएगा. एक चीज तो ये होगी. अच्छा, सेकंड चीज ये कि हम अपथ्रस्ट को डायग्राम पे डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे मार्क करते हैं. अनुषा, दो चीजें करा दो बेटा इस पेज की, फिर मैं 5 मिनट ब्रेक दे देता हूँ आपको नमाज की. सी, बस दो चीजें इस वाले पेज पर है ना, उसको मैं पहले कंक्लूड करा दूं. ओके, सब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये कि हम अपथ्रस्ट को डायग्राम्स पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो लेट मी जस्ट शो दिस ऑन अ कपल ऑफ डायग्राम्स, और आई थिंक तहमिया उसमें फिर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे. तो क्वेश्चन सेज, वर्डिंग्स पढ़ लो. An object is falling in air at constant speed. The question is asking you to mark the forces on the diagram. Remember, O levels के अंदर हम लोग ये करते थे कि अपथ्रस्ट तो पढ़ा नहीं होता था या ज्यादा तो नहीं पढ़ते थे. तो O levels में when you were asked के forces को मार्क करना है, so अपथ्रस्ट को तो हम अकाउंट में लेते भी नहीं थे. हम बस ये कहते थे कि एक वेट का फोर्स डाउनवर्ड्स होगा, उसके अगेंस्ट
एयर रेजिस्टेंस का फोर्स अपवर्ड्स होगा, एंड दैट्स अबाउट इट. बस दो फोर्सेस की बात करते थे वो लेवल्स में, और जब इक्वेशन पूछी जाती थी तो वी यूज्ड टू से कि कांस्टेंट स्पीड है तो फोर्सेस शुड बैलेंस आउट, तो बस ये लिख दिया करते थे वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, और इससे हमारा काम चल जाता था. ठीक है. अब डेफिनेटली दिस इक्वेशन विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग इक्वेशन simply because we have now recognized, since we have now done upthrust, therefore we must mark not two, but rather we must mark three forces on the diagram. The third one being, of course, the upthrust. So the same diagram, if now constructed, तो AS level के अंदर it is important that you recognize कि forces अब ऐसे mark होंगे. So weight definitely आएगा, air resistance definitely आएगा, और upthrust भी आएगा. And if you are now going to be asked कि आपको equation form करनी है, instead of saying weight is equal to air resistance, अब आपकी equation आ जाएगी, जी मोहम्मद हुसैन, तो मैं अभी आंसर दे रहा हूँ. गाइस मीनवाइल तुम लोग, द रेस्ट ऑफ यू गाइस, मोहम्मद हुसैन की वर्डिंग्स पढ़ लो क्वेश्चन की, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का भी आंसर अभी दे देता हूँ. सो द इक्वेशन विल बी वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अब से ये इक्वेशन बन जाएगी. नाउ हिज क्वेश्चन मेक सेंस बिकॉज ही सेइंग कि हम लोगों ने काइनेमैटिक्स या पिछले वाले टॉपिक्स के अंदर जब वर्किंग करी थी तो शुड वी टेक अपथ्रस्ट इनटू कंसिडरेशन और नॉट. तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जहां पर भी वो एयर की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे ना, बिकॉज अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जिस जगह पर भी वो एयर की डेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, सो देन आपको अपथ्रस्ट कंसिडर करना चाहिए. बट अगर वो एयर की डेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो फिर आप अपथ्रस्ट को इग्नोर कर दीजिएगा. सही. ऑलराइट, माहिन तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर अभी आ जाएगा. फर्दर आगे देखिएगा. अब इफ आई आस्क यू कि ब्रीफली कमेंट, तो माहिन तुम्हारा क्वेश्चन रह गया अभी, उसका आंसर अभी दे देता हूँ. ब्रीफली कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस. कैन यू ऑल रिकॉग्नाइज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड डेफिनेट है कि वेट इज अ सिंगल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. So weight is a single force acting downwards. So out of all the forces, weight is presumably going to be the largest. क्योंकि it's one force acting downwards, so सबसे largest magnitude का होगा. Then how do we decide between air resistance and upthrust? So since the formula of upthrust was density of the fluid multiplied by g multiplied by the volume of the object, so we can safely say कि upthrust and density of the fluid are both directly proportional to each other, which means fluid की जितनी ज्यादा density होगी अपथ्रस्ट उतना ही ज्यादा होगा, और फ्लूइड की जितनी कम डेंसिटी होगी अपथ्रस्ट उतना ही कम होगा. सो इस केस में सिंस द ऑब्जेक्ट वाज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन एयर, तो एयर की वजह से मैंने आगे का स्टेटमेंट ये लिखा है कि इन दिस केस ऑब्जेक्ट वाज फॉलिंग इन एयर, so the density of fluid basically refers to density of air, which we know is very low, so we can safely say that the value of the upthrust is going to be the smallest. So since the object was falling in air, and presumably air has a very low density, hence we can safely say कि अपथ्रस्ट की वैल्यू आउट ऑफ द थ्री फोर्सेस सबसे स्मॉलेस्ट होगी. एंड सिंस वेट वाज अ सिंगुलर फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो वेट मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा होगा. सो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, upthrust should come first, weight should come last, the largest, or air resistance somewhere in between. See, so weight was a single force acting downwards, so had to be the largest. Comparing air resistance with upthrust, since upthrust depends on the density of the fluid, so air ki density is very low, consequently we should expect the value of upthrust to be very low as well.
So in terms of increasing order of magnitude, upthrust being the smallest, weight being the largest, air resistance being somewhere in the middle of the two. Will this be a fixed order? Air के अंदर, yes, it will be a fixed order, Mohammad Hussain. सही? और तैमिया ने बिल्कुल सही लिखा है. So when we say that upthrust is negligible in air, it's because of the density of the object, नहीं, density of the fluid. तैमिया रो F का मतलब है density of the fluid. ठीक है, VO था volume of the object और रो F था density of the fluid. Fluid का मतलब air की density की बात हो रही है. All right. Okay. अब further आगे. Next statement. तो यार अगले वाले स्टेटमेंट के अंदर द क्वेश्चन सेज अ गैस मॉलिक्यूल. जो मैं टर्म्स को हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो जरा देख लेना. सो आयशा बस 2-3 मिनट दे दो, फिर मैं ब्रेक दे देता हूँ तो आप नमाज के लिए होकर आ जाना. अ गैस मॉलिक्यूल इज स्टेशनरी इनसाइड अ लिक्विड कॉलम. इट्स नॉट मूविंग, अ स्टेशनरी inside the liquid column. And the question is saying, mark the forces on the diagram. So forces को किस तरीके से मार्क करेंगे उसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले अगेन वेट आ जाएगा, अगेन एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी एयर रेजिस्टेंस नहीं, अपथ्रस्ट आ जाएगा, सॉरी. सो ये दो फोर्सेस तो आ गए, वेट एंड एयर रेजिस्टेंस एंड अपथ्रस्ट. आई एम सॉरी. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट अबाउट एयर रेजिस्टेंस. सो आई एम श्योर आप अग्री करेंगे एयर रेजिस्टेंस तो कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन एयर, द ऑब्जेक्ट इज इन अ लिक्विड. सो एयर तो गलत हो जाएगा कहना, विच मीन्स कि अगर एयर रेजिस्टेंस का टर्म यूज नहीं करना तो फिर ऑल्टरनेट टर्म कौन सा यूज करेंगे. सो एयर रेजिस्टेंस की जगह लिक्विड्स के केस में we can make use of the term fluid resistance, or we can make use of the term drag forces, or we can make use of the term viscous drag. तो किसी को अगर अंडरस्टैंड करना हो ना ये तीनों टर्म्स किसको बोलते हैं, तो बस इस तरह सोचना कि एयर के केस के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस यूज करते हैं. सो एयर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स. अगर एयर की जगह कोई लिक्विड हो, then the resistance provided by the liquid is generally called fluid resistance or drag force or viscous drag. तो एयर के केस में हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं और लिक्विड के केस में we can either call it fluid resistance slash drag force slash viscous drag. And the fact that the object is stationary, तो जिस तरह एयर के केस में there is no air resistance when an object is stationary, similarly liquid के केस के अंदर there is going to be no fluid resistance or no drag force or no viscous drag as long as the object is stationary. So, इसीलिए मैंने लिखा है therefore viscous drag is not marked slash mentioned. So in the question where a gas molecule was held in a stationary position inside a liquid column, so then the only two forces would be the weight and the upthrust. What about air resistance? There is no air resistance because the object is in a liquid. So what should be used as a replacement? Either the term fluid resistance or the term drag force or the term viscous drag. Why have we not mentioned these terms? Since the object is stationary, so there will be no viscous drag, hence it is not taken into consideration. ठीक है. So माहिन ने ऊपर शायद viscous drag के बारे में या drag force के बारे में कुछ पूछा था. So I guess that probably kind of answers your question. सही है. माहिन मेरा ख्याल है आ गया क्वेश्चन का आंसर. अब फर्दर आगे रीड कर रहा हूं. If the question was, mark the forces if the gas molecule is moving upwards at constant speed. अब मूव कर रहा है, तो अब मैं शॉक पूरा करने के लिए विस्कस ड्रैग बोलना चाहूं या ड्रैग फोर्स बोलना चाहूं या फ्लूइड रेजिस्टेंस बोलना चाहूं तो मैं ये टर्म्स यूज कर सकता हूं, जो भी अच्छा लगे.
सो फोर्सेस को मार्क करते हैं. वेट ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स, अप थ्रस्ट ऑफ कोर्स अपवर्ड्स, इसका तो डाउट ही कोई नहीं है. वेट हैज टू बी डाउनवर्ड्स, अप थ्रस्ट हैज टू बी अपवर्ड्स. तीसरा फोर्स रह गया विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स और फ्लूइड रेजिस्टेंस. So since the object is moving upwards, तो जाहिर है विस्कस ड्रैग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, तो डाउनवर्ड्स होना चाहिए. तो मार्क कर देता हूं. सही, मैंने लिख भी दिया है. सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, सो विस्कस ड्रैग मस्ट बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायग्राम पे शो कर दिया है. अब इफ दे आस्क यू फॉर्म एन इक्वेशन, सो वंस अगेन यू वुड एग्री कांस्टेंट स्पीड का मतलब है इक्वेशन ये बनेगी, वेट प्लस विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. अब जो ऑन ने क्वेश्चन पूछा है वो मुझे एक्चुअली आपसे पूछना था. सो ऑन ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, सर इन दिस केस व्हिच इज द स्मॉलेस्ट. सो मैं तीनों का बता देता हूँ. ओके, आई थिंक तहमिया ने एक आंसर तो सही लिखा है. तो तहमिया ने लिखा है अपथ्रस्ट सबसे लार्जेस्ट होगा. दैट मेक्स सेंस बिकॉज देयर इज वन सिंगल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स. सो डेफिनेटली अपथ्रस्ट लार्जेस्ट होगा. अब मुझे कंपेयर करना है विस्कस ड्रैग एंड वेट. जरा गौर से क्वेश्चन में पढ़िएगा, मॉलिक्यूल किस चीज का बना हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है. और अगर आप रीड कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल गैस का है, तो मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि अगर एक सिंगल गैस का मॉलिक्यूल है तो वी कैन सेफली से कि उसकी वेट की वैल्यू जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी. सो कॉन्सिक्वेंटली वेट टर्न्स आउट टू बी द स्मॉलेस्ट. तो आधा आंसर तहमिया ने दे दिया था कि अपथ्रस्ट वाज अ सिंगल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, सो दैट हैड टू बी द लार्जेस्ट. बाकी का आंसर मैंने दे दिया कि सिंस इट्स अ गैस मॉलिक्यूल, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा जिसकी बेसिस पे आप जजमेंट कर सकते हो. हिंट नहीं दिया हुआ होगा तो फिर आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो. नहीं, तो सिंस गैस का मॉलिक्यूल है सो उसका वेट नेग्लिजिबल होगा, सो वेट शुड बी द स्मॉलेस्ट. अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इट शुड बी पहले वेट, फिर विस्कस ड्रैग, फिर अपथ्रस्ट. ऑलराइट, सो हमने अब तक अपथ्रस्ट के दो फॉर्मूलाज कर लिए. हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि अपथ्रस्ट के फोर्स को डायग्राम पे कैसे मार्क करते हैं. हमने देख लिया इक्वेशन कैसे बनाते हैं. और हमने देख लिया डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को कैसे कंपेयर करते हैं, एज कौन सा लार्जेस्ट होगा वर्सेस कौन सा स्मॉलेस्ट होगा. नकवी ने पूछा हुआ है, व्हाट डू वी टेक इनटू अकाउंट व्हेन वी आर कंपेयरिंग द फोर्सेस, आइदर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दीज आर दी ओनली टू थिंग्स. सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, उससे अपथ्रस्ट का आइडिया हो जाएगा, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दोज आर दी ओनली टू फैक्टर्स जिसको आप जनरली अकाउंट में लेते हैं. मैंने पूछा है द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग एंड द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. हाँ, सो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पर्टेन्स टू द डेंसिटी और द वेट एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग, ताकि हम ड्रैग फोर्स को मार्क कर सके. मैग्नीट्यूड एज वेल, बिल्कुल ठीक है. सो डायरेक्शन डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ेगा. और मैग्नीट्यूड का आइडिया आपको इस बात से हो जाएगा कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, उससे वेट का पता चल जाएगा. और किस फ्लूइड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे आपको डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पता चल जाएगी, which will lead to the idea of upthrust. So type of molecule पता होना चाहिए, type of fluid पता होना चाहिए, and the direction in which it is moving ये पता होना चाहिए. अच्छा यार, अ, एक चीज बस पूछनी है मुझे कि अगर आपको मैं एक ऑब्जेक्ट बना के दूं, this is the object labeled as A,
this same object here is now further deep down. My question is, in which case x or y will the object experience? फिर मैं 5 मिनट ब्रेक दे देता हूं. Greater upthrust. Suggest करो. Same object placed in two different positions. किस पोजीशन के अंदर x और y? तुक्के नहीं चलाना, क्योंकि इसका बहुत सारे लोग गलत आंसर देते हैं और तुक्के लगा रहे होते हैं. जी, मोहम्मद रूहुल्ला का आंसर सही है. ओके, बाकी सबके आंसर्स गलत आ रहे हैं. रूहुल्ला का आंसर सेम है. अच्छा, रूहुल्ला इंटेलिजेंट है, पहले मुझे देता है आंसर ताकि सही हो, फिर एवरीवन पे लिखेगा ताकि भरम हो, कि हाँ सही आंसर दिया है. हाँ, बस कर दो. सबने गलत लिखा है, रूहुल्ला ने सही लिखा है. और प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. आप लोग अपथ्रस्ट का फॉर्मूला भूल गए हो, मैंने अभी लिखा था. प्लीज गौर से देखो, तीनों चीजें सेम है. चेक करो, तीनों चीजें सेम है. फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट है. तो प्लीज इस बात को रिकॉग्नाइज करना. लिख देता हूं ऐसे, ऑल आर कांस्टेंट्स. तो आई थिंक आपको इस तरह से लर्न कर लेना सेंसिबल है. अपथ्रस्ट does not depend on the depth of immersion. अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो मेरा ख्याल है आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या लिखने की कोशिश करी है. Upthrust does not depend on the depth of immersion. So x versus y, दोनों जगहों के ऊपर the value of the upthrust is going to be the same. So rho की वैल्यू, फ्लूइड की, same in both cases. g की वैल्यू same, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है ना. तो अगर एग्जाम्स में कभी ये पूछते हैं कि फर्स्ट वाले सिनेरियो में आपकी स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और सेकंड वाले सिनेरियो में आपकी स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तो आपको स्ट्रेट अवे जज कर लेना चाहिए कि फर्स्ट वाले की इक्वेशन ये बनेगी, T1 प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट. और सेकंड वाले की इक्वेशन भी यही बनेगी, T2 प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट. सो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो वी कैन सेफली से कि दोनों केसेस के अंदर आपकी टेंशन की वैल्यू इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि अपथ्रस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ इमर्शन. सो अगर वो दो सिमिलर डायग्राम्स बनाकर इफ दे आस्क यू टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स, दोनों की आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं. Consequently, the tension in the first diagram will be equal to the tension in the second diagram. What if they aren't stationary? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आई एम अज्यूमिंग दोनों मूव कर रहे होंगे तैमिया और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो दोनों पे ड्रैग फोर्स भी इक्वल लगेगा. इवन देन द फाइनल आंसर विल रिमेन द सेम, है ना. बट इफ दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस तब तो एक फेयर कंपैरिजन वैसे भी नहीं हो सकता. सो अगर स्टेशनरी ना हो तो भी कोई इशू नहीं है. So presuming कि they are both moving in the same direction with the same speed, तो भी आपके पास end result is going to be essentially the same. Okay. However, अगर ये डायग्राम होता, अब हो सकता है आपको लगे कि सर ये भी तो वैसा ही डायग्राम है जैसे आपने पिछला वाला बनाया था, क्या चीज डिफरेंट है? तो आई थिंक फर्क तो है.
अगर आपका डायग्राम इस तरह का बना हुआ होता, क्या फर्क है, पहले जरा आप ये एस्टैब्लिश कर दें. यस, डिग्री ऑफ इमर्शन, है ना. डिग्री ऑफ इमर्शन लिख लेते हैं. नॉट फुली इमर्स्ड मेक सेंस, ओनली पार्शियली इमर्स्ड, बिल्कुल सही है. कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या होगा वो देखिएगा. इफ आई मार्क द टेंशन एज T3, अब सिंस ये कम इमर्स है ना, इस पे अपथ्रस्ट का अमाउंट कम लगेगा. पहला क्वेश्चन आता है, क्यों कम लगेगा. अपथ्रस्ट का ये फॉर्मूला था. Volume of the object immersed has reduced, therefore upthrust also decreases. तो इस थर्ड डायग्राम के अंदर the object is not fully immersed, so the volume of the object which is immersed वो कम हो गया है. Consequently upthrust भी reduce हो जाएगा. जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना, जो मैं बना रहा हूं, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से, एनी सजेशन T3 के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए इफ द अपथ्रस्ट रिड्यूसेस. हारिस ने सही लिखा, अपथ्रस्ट विल बी हाफ. चलो हाफ कह दो, हाफ सही है. सो T3 की वैल्यू क्या होगी. डेफिनेटली टेंशन इज गोइंग टू बी हायर देन बिफोर. So T3 is going to be greater than T1, or you can say T3 will be greater as compared to T2. ठीक है, so अब thrust कम हो जाएगा because volume of the object immersed has reduced. So T3 की value definitely will be greater than T1, or you can say T3 will be greater than T2. महिमा ने भी सही लिखा है कि T3 increase हो जाएगा. मैंने higher than before लिख दिया increase के बजाय. And what if वो मुझे गालियां दे रही होगी कि सर आपने 5 मिनट के ब्रेक के लिए अभी बोला था, दे रहा हूं, बस ये बना दो. व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली आउट. सो लेट्स मार्क दिस एज T4. सॉरी फॉर द हॉरिबल हैंडराइटिंग. अब क्या लगता है क्या होगा. अब अपथ्रस्ट बिल्कुल ही कम हो जाएगा. जीरो मत लिख देना यार, क्योंकि एयर में आ गया है, तो एयर की भी कोई ना कोई डेंसिटी होती है. स्मॉलेस्ट कहना ज्यादा सेंसिबल है एज अपोज टू ये कहना कि बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा. सो क्लोज टू जीरो होगा, यस. क्लोज टू जीरो होगा, यस, लेकिन स्मॉलेस्ट कह लो ज्यादा सही है. इस केस के अंदर यू वुड एक्सपेक्ट upthrust being the smallest, you would expect the value of T4 to be the largest. ना, सो अगर मैं इनको कहूँ ना कि इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर दो, सो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में पूछूं, सो आई थिंक T1 एंड T2 वर इक्वल. ये तो पहले आ जाएंगे. इसके बाद T3 आ गया था विच वॉज हायर. उसके बाद T4 आ गया था विच इज द हाइएस्ट और द लार्जेस्ट. सही. वो सॉरी नकवी, वो व्हाट आई वांटेड असेंडिंग ऑर्डर वाज टेंशन की वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर. सही है. तैमिया ने पूछा है विस्कस ड्रैग डज नॉट अफेक्ट अपथ्रस्ट. दैट इज राइट. सो विस्कस ड्रैग का कोई इन्फ्लुएंस अपथ्रस्ट पे नहीं होता. T4 इज ग्रेटर देन W. मोहम्मद हुसैन ने पूछा है. नहीं, T4 विल स्टिल बी लेसर. अच्छा नहीं, ओ नहीं, आई थिंक यू आर मिस्टेकनली, व्हाट आई मेंट वाज दिस, लार्जर देन T1, T2, T3. ठीक है, मैं टेंशन को टेंशन के साथ कंपेयर कर रहा था मोहम्मद हुसैन. So when I said the largest, what I meant was it is larger than T1, T2, and T3. See, I wasn't comparing it with the weight. All right, guys, 5 minute रुक जाता हूँ. Sorry यार, आयशा, I'm so sorry. कहाँ हो आयशा?
वो somebody wanted a 5 minute break na for the prayers. I've kind of forgotten वो कौन थी. Was it Aisha? It's Anushe. Oh, okay. So Anushe मैं रुक जाता हूँ बेटा. Sorry यार, मैं actually चाह रहा था कि मेरा काम हो जाए ना, वो बिल्कुल भूल गया था. T1 and T2 equal? I think they were. So इकरामा देख लो. I think T1 and T2 were equal. अभी स्क्रीन पर आ जाएगा. अच्छा, ओके. अब यार शुरू में तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो मैंने सोचा था कि मैं फिर एक साथ ही आंसर दे दूंगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे. सो आई गेस तैमिया बेटा आपका कोई क्वेश्चन था. हैज दैट बीन आंसर्ड? माहिन आपका भी एक क्वेश्चन था शायद. सो गाइस जरा मुझे ओके करते जाना कि हमारी थ्योरी में वो सारे पॉइंट्स अंडर डिस्कशन आ गए हैं या नहीं. फिर किसी ने सिंक करने के बारे में भी लिखा हुआ था, समथिंग अबाउट सिंकिंग और वट एवर. सो हाँ हारिस, मैं तुम्हारे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा और कब नहीं करेगा. सो उसकी आई गेस रीजनिंग तुम्हें याद हो गई होगी ना, कि अगर वेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपथ्रस्ट तो सिंक करेगा, अदरवाइज फ्लोट करेगा. अच्छा, तेमिया का हो गया और माहिन का भी हो गया. फेयर इनफ. अब मुझे, मैं 5 मिनट रुका हुआ हूँ. सो अनुषे होकर आ जाए ना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कितने लोगों को कोविड हो गया है? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा वहां जाकर कैसे कोविड हो सकता है. ये लोग तो न्यूजीलैंड में गए हुए हैं. आई थॉट न्यूजीलैंड में तो काफी हद तक केसेस कम हो गए. हाँ बट 7 को कैसे हो सकता है क्रामा? ये लोग यू मीन टू से यहीं से कोविड लेके गए? बट इनके तो टेस्ट हुए होंगे, तो वहां जाके कैसे कोविड हो सकता है? आई थॉट न्यूजीलैंड में तो काफी कम केसेस हैं. पूरी 11 की टीम में से 7 लोगों को हो जाए, ये तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है. Oh, you know 7 people from 7 different families who got COVID in the same week. As in interaction उनका आपस में हुआ होगा ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकता. या दे आर ऑल इंडिपेंडेंट. ओह अच्छा. यार हमारे यहाँ वैसे भी लोग एहतियात नहीं करते. इवन एजुकेटेड लोग इतना ज्यादा एहतियात नहीं कर रहे होते हैं. सो इन अ सिटी लाइक कराची, जहाँ पर कोई कोई हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं है, कोई मेडिकल वो नहीं है, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत बुरा है. खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर ये स्प्रेड होता चला गया, तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं होगा. ये तो बस एसओपीज कह कह के अपनी जान छुड़ा देंगे. कोई फॉलो अप ही नहीं करता कि यार कोई चीज हो भी रही है कि नहीं हो रही है. तो अनुषा जी, तुम जब आ जाओ तो जरा बताना, तो फिर हम आगे स्टार्ट करें. तब तक मैं ये देख लूं कि यार ये वाला पेज पूरा अपलोड हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग नहीं हो जाएगा. नो वन इन हैदराबाद, नो वन इन कराची एज वेल यार अमान. मुझे कराची में भी तो बहुत कम लोग नजर आते हैं मास्क के साथ. एंड आई एम श्योर हैदराबाद में तो और भी कम होंगे. अच्छा हाँ, मे बी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग. या यू राइट, बिकॉज द एयरपोर्ट्स आर द हाईएस्ट रिस्क. हाँ. ओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर मुआद एट द एमडी? वो कितने कितने स्टूडेंट्स थे एट योर सेंटर? 500 इश.
सो डू यू हैव एनी आइडिया कराची से कितने स्टूडेंट्स एमकैट के पेपर में गए हुए होंगे? प्रॉब्ली थाउजेंड्स में होंगे यार। और हर सेंटर में आई हैव अ फीलिंग कि अराउंड 500-600 स्टूडेंट्स तो हर सेंटर में होंगे। हाँ अनुषा, इफ यू आर देयर बेटा, 1500 माशाल्लाह। आज तो वो मुल्तान में इनका जलसा भी है। ऑल राइट, सो अनुषा इज बैक। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन फर्दर। तो यार अब आगे की वर्किंग करनी है। दिस इज रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ प्रेशर। सो एक सेकेंड। सो प्रेशर की वर्किंग करनी है। अच्छा, प्रेशर में एसेंशियली ज्यादा चीजें नहीं है, जस्ट द बेसिक आइडिया, जिसमें सिर्फ 2-3 एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो मैं क्विकली आपको करा दूं। लेट्स सी, डू आई नीड एनी लाइंस? बना देता हूँ। तो यार एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, सो अपथ्रस्ट के साथ साथ अब प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ओ लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर आपको याद होगा कि तुम लोगों ने लॉज ऑफ प्रेशर किए थे ओ लेवल्स में। अगर भूल गए हो तो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका यूजेज एमसीक्यूज में काफी आता है। सो द लॉज ऑफ प्रेशर के अंदर आई एम श्योर आपको याद भी होंगे। द फर्स्ट पॉइंट वाज, जो मैंने पिछले वाले हैंड आउट पर भी लिखा था, कि प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। सो यू कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। डेप्थ को मैंने एच लिख दिया है। और सेकंड रूल शायद आपको याद हो, ये दोनों ओ लेवल्स में किए थे। 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल विल एक्सपीरियंस सेम प्रेशर। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, प्रेशर एट सेम लेवल इज इक्वल। अच्छा, इन दोनों लॉज को हम यूज कैसे करते हैं ना, उसकी वर्किंग मुझे अभी करानी है बिफोर आई कंक्लूड विद द क्लास। सो पहले तो ये कि प्रेशर के जो फॉर्मूलाज ओ लेवल्स में किए थे ना, मैं क्विकली बस उनको लिख दूं। सो एक फॉर्मूला आपने प्रेशर का किया था, फोर्स अपॉन एरिया। इसको मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो, एफ अपॉन ए, और फॉर दैट मैटर यू कैन इवन राइट इट डाउन एज प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। यहाँ से यूनिट्स आप लोग वर्कआउट करते थे, एंड द यूनिट्स वर न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड फॉर्मूला आप लोगों ने प्रेशर का किया हुआ था, ये भी ओ लेवल्स में किया था, एंड दैट फॉर्मूला वाज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। नाउ एएस के अंदर इस फॉर्मूले की डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड। So before I move on to the derivation, I'm hoping कि symbols आपको याद होंगे। So rho refers to the density of the fluid, g is the acceleration of free fall, and h refers to the depth of the liquid. Derive कैसे करते हैं ना, इसका बेसिक वर्किंग के स्टेप्स देख लो। ये डेरिवेशन ऑन एंड ऑफ आती है, तो याद ही कर लीजिएगा। So if you start with pressure is force upon area, force can be replaced by the term mg, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर mass can be replaced by the term density into volume, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर डेंसिटी कैन बी रिप्लेस्ड एज रो, वॉल्यूम कैन बी रिप्लेस्ड एज बेस एरिया इनटू हाइट, सो योर रिजल्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस फंक्शन। मैंने वॉल्यूम की जगह
base area into height लगा दिया, and then when you cancel out the area, you end up getting the final result, which is given in the form of pressure is equal to rho times g times h. इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दो, and since you will need this काफी दफा, आई थिंक याद रख लीजिएगा तो ज्यादा सेंसिबल है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम लोग ओ लेवल्स में बोलते थे कि इट इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, विच इज गुड इनफ. उसके साथ साथ आई थिंक इट इज रेलिवेंट एट योर एंड कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू भी याद कर लो जो मैंने यहाँ लिख दी है. सही है. सो डेरिवेशन की वर्किंग हो गई है. रोजी एच हमने वर्किंग करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी रिजल्ट लिख लिया है. और अब तीन चीजें मुझे डिस्कस करनी है, रादर तीन एग्जांपल्स डिस्कस कर. सबसे पहला एग्जांपल तो ये है, अगर सपोज करें आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी आते हैं. सो द कंटेनर इज क्लोज्ड. अच्छा, बॉटम के ऊपर आपने इस कंटेनर को वाटर से फिलअप करके रखा हुआ है, और टॉप के ऊपर आपने इस कंटेनर को ऑयल के साथ फिलअप करके रखा है. ऑयल की डेंसिटी गिवन है 800, वाटर की डेंसिटी गिवन है 1020. द टोटल डेप्थ is 2100 meters. The question is asking you कि आपको x find out करना है. Find x if the pressure at the base of the tank is 18 megapascal. So can you realize कि if it's a closed container filled with oil at the top and filled with water at the bottom, the total depth is given to you as 2100 rather. The pressure at the base of the tank is 18 megapascals. मैं mark कर देता हूँ. So base के ऊपर, I'm just marking a point. The pressure is 18 megapascals. And the question is asking you कि आपको x की value find out करनी है. So now since this container is closed, so no need to take atmospheric pressure. So atmospheric pressure को ignore कर देना. अब equation क्या बनेगी ना, वो देख लेते हैं. So I don't need to have the working of the atmospheric pressure taken into account right now. So the statement should be like this. The pressure at the base comprises of water pressure as well as oil pressure. Atmosphere मत count करना क्योंकि उसकी relevance नहीं है. Base का pressure is 18 megapascals. So 18 times 10 to the power of 6. Water का pressure based on the formula rho GH apply करता हूँ. आप numbers को diagram पर से देख लो. The density of water 1020 multiplied by G 9.81 multiplied by height x. Likewise, pressure of oil density 800 G 9.81 and the height of oil is 2100 minus x. अच्छा, मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा, किसी को मौका मिलेगा
तो वो आंसर निकाल लीजिएगा। मैं बस x इज इक्वल टू करके यहाँ पर इस तरह से आंसर छोड़ देता हूँ, कैलकुलेट करके रिजल्ट अपना देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, वो फिर आप बाद में देख लीजिएगा। तो सपोज करें कि अगर आपको सिचुएशन ये गिवन है कि there is a U-shaped tube on one side. There is a liquid shown with the red color. This liquid is labeled as X. On the other side, there is another liquid. Let's show that with the green color. This liquid is labeled as Y. Distances are measured and they are marked and given as follows. This height is H. This height is 1/3H. Numbers dekh lena. So liquid X shown with the red color, liquid green shown with the, liquid Y shown with the green color. The depths are given to you. And the question is saying liquid column are at rest. Use pressure concept. To calculate ratio of density of X upon density of Y. So the question is asking you, if the liquid columns are in a resting position, use the concept of pressure to calculate the ratio of density of liquid X divided by density of liquid Y. Before I start with this working, the statement which I'm referring to, जो मैंने टॉप पे लिखा था, ये वाला स्टेटमेंट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है कि if there are 2 points at the same level, then we should expect the pressure at those 2 points to be also identical. Pressure at the same level is equal. इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है ना, और ये आपकी एएस में बहुत दफा यूज में आता है, सो आई गेस इसको जरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं इसको यूज करके बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे। इफ आई शो यू 2 points on this diagram at the same level, so imagine if I mark a point as A, and at the exact same level I mark a point as B. Okay, then the statement 2 points at the same level must exhibit the same pressure implies PA is equal to PB. If I ask you, A पे प्रेशर कौन लगाएगा? यू नो A के ऊपर प्रेशर लगाएगा लिक्विड X और उसके साथ में एटमॉस्फेयर. So pressure applied at the point A is due to pressure of the liquid X as well as the atmospheric pressure. Now remember, in the previous question, I ignored the atmospheric pressure because the container was closed. This time I have to consider it because the container is open. And this should be equal to B पे pressure कौन लगाएगा? So B पे pressure की contribution is going to be because of the liquid labeled as Y. The pressure exerted by the liquid Y as well as the atmospheric pressure.
Now most of the students from this point they do recognize and appreciate कि अगर हम यहाँ atmospheric pressure कहना भूल जाते हैं ना तो मसला नहीं था. The reason for that is दोनों sides पर से cancel out हो जाएगा. But nonetheless अगर याद रहे तो sensible है. X का pressure देखें कैसे लिख रहा हूँ. Rho symbols देखें G H और Y का pressure Rho G H. And if you guys are okay with the terminologies on both the sides, इसका आंसर आ रहा है 703.9. तो 704 पहले मैं x को कर दूं. थैंक यू यार. x 704 आ रहा है. Coming back to this working, the question was asking us to calculate density of x upon density of y. So ये वाला एक काम करा दूं. फिर नेक्स्ट वाली क्लास में इसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से कराता जाऊंगा. So density of x, density of y should be equal to, सिंप्लीफाई करने का काम आप लोग करो. मेरा ख्याल है कि आंसर आएगा शायद ये. जरा कंक्लूड करके देख लो. अगर यही आ रहा है ना तो फिर मैं यहाँ पे क्लास को ओवर कर रहा हूँ. चेक करो. मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं करी बट आई गेस ये आएगा. हम जरा तुम देख लो जरा कैंसिल वगैरह करके. ऑल राइट गाइस, ठीक है. तो मैं इस वाले पेज को भी अपलोड कर देता हूँ. प्रीवियस वाला पेज तो मैंने अपलोड कर दिया था. फिर नेक्स्ट वाली क्लास में प्रेशर के फर्दर क्वेश्चंस कराने उससे स्टार्ट कराते हैं. लेट मी जस्ट लेबल दिस एज स्लाइड 2. ऑल राइट गाइस, यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ. अल्लाह हाफिज फॉर टुडे. नेक्स्ट वाली क्लास में आई कंटिन्यू ऑन विद द क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक. बाय बेटा, टेक केयर एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे.